अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो ग्रामर पोर्शन है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये पेपर है एनुअल 2024 का। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इधर सामने ही वीडियो लिंक दिख रहा है। ये जो वीडियो है ये जो मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने बाकायदा पेपर को सॉल्व किया था। ठीक है, पूरा लाइक ये जितना भी पेपर है एनुअल 2024 का कंप्लीट उस पर सॉल्व किया, तो वहाँ पे मैंने जस्ट सॉल्व करके दिखाया कि सॉल्व कैसे करना है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो ग्रामर पोर्शन है उसमें ग्रामर को कैसे यूज़ करना है, ग्रामर किस तरह से लिखनी है, क्या क्या उसमें चीज़ें आएंगी। अब ग्रामर के कितने सवाल हैं उसमें, यहाँ पे 4 सवाल हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये जो चारों सवाल हैं इनके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ग्रामर के पोर्शन को कैसे सॉल्व करना है। उसके अलावा जो ऐसे राइटिंग है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, यानी कि उसमें मैं ये बताऊंगी कि आउटलाइन कैसे देनी है उसमें। उसके अलावा जो एप्लीकेशन है और लेटर का जो पैटर्न है वो मैं दूसरी वीडियो पे बनाऊंगी। ठीक है, इसके बाद जो अगली वीडियो बनेगी वो पैटर्न्स पे बनेगी। थैंक यू। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वो ग्रामर पोर्शन है जो मैंने सॉल्व किए। जो सवाल यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं, यानी कि ये जो आप यहाँ पे सवाल सारे जो देख रहे हैं, ये 2024 का जो एनुअल पेपर है उसके अंदर मौजूद है और मैंने उन्हीं को ही सॉल्व किया और तरीका भी साथ बताया कि मैंने सॉल्व क्या किया। यहाँ पे वो तरीका मौजूद है। ठीक है, यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में, जो पेपर में क्वेश्चन 2 आएगा उसमें आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स के बारे में मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है मैं इसको क्रीप करके दिखाती हूँ। हाउ टू सॉल्व दिस, यानी कि इस पोर्शन को जिसमें आर्टिकल्स का यूज़ आएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इन सेंटेंसेस में वॉवल्स का यूज़ हुआ है, ए ई आई ओ यू। यानी कि आपने जब छोटे बच्चे होते थे तो आपको स्कूल्स में ए ई आई ओ यू के वॉवल्स सिखाए जाते थे। यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में, यानी कि एक लाइन लिखी हुई है उसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, उसके शुरू में या दरमियान में या एंड होने से पहले अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, मिसाल के तौर पे आई बॉट डैश अम्ब्रेला। ठीक है, अब आई बॉट डैश अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला से पहले किस चीज़ का जिक्र होगा, यहाँ पे यूज़ होगा एन, यानी कि जिस अल्फाज के साथ, जैसे कि अम्ब्रेला का जो लफ्ज़ है वो यू से आया है, यानी कि अम्ब्रेला का जो लफ्ज़ है उसका फर्स्ट वर्ड यू है, यानी कि वॉवल से आया है, तो सेंटेंस के अंदर एन का यूज़ होगा। ठीक है, अम्ब्रेला के अलावा मैं कोई और अगर यहाँ पे एग्जांपल डालूँ कि आई बॉट डैश ऑरेंज, ठीक है, तब भी यहाँ पे एन आएगा क्योंकि ऑरेंज के अंदर ओ आया हुआ है। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज की जगह कुछ और लिखती हूँ, आई बॉट आइस क्यूब, तो आइस के साथ देखें आई लगा है तो यहाँ पे भी एन आएगा, इस फिल इन द ब्लैंक में एन आएगा। उसके अलावा ई में अगर ई के अल्फाज कोई डालूँ तो ई से क्या आता है, एलिफेंट बनता है, राइट। तो एलिफेंट से पहले भी यहाँ पे एन यूज़ होगा इस फिल इन द ब्लैंक में। और ए से क्या हाथ बन सकता है, एप्पल बन सकता है, या ए से तो बहुत से अल्फाज बन सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एप्पल लिख रही हूँ, आई बॉट डैश एप्पल, तो डैश में आएगा एन। ठीक है, तो इस तरह से आपको वॉवल्स वाले सेंटेंसेस में, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिससे पहले मिसाल के तौर पे जो डैश है उसके बाद अगर एप्पल लिखा हो, अम्ब्रेला, या ऐसे अल्फाज लिखे गए हों जो ए ई आई ओ यू वाले हों, तो उस डैश के अंदर आपको एन लिखना है। ठीक है, ए एन एन लिखना है, ये वॉवल्स होते हैं। उसके अलावा आपको द का यूज़ भी करना है। अब द कैसे यूज़ करना है वो मैं आगे आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊँगी। और ए ई आई ओ यू वॉवल्स के अलावा द यूज़ करना है, द के अलावा आपको ए वाला अल्फाज भी यूज़ करना है। ए के अल्फाज को हम उन जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे वॉवल्स वाले अल्फाज ना हो, यानी कि अगर यहाँ पे लिखा है ना आई बॉट डैश साइकिल, अब साइकिल तो वॉवल में मौजूद ही नहीं है। देखें यहाँ पे ए ई आई ओ यू के अंदर ही वॉवल्स हैं, तो इसी के साथ ये आना आएगा। अगर साइकिल है तो यहाँ पे अ साइकिल इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको एक अल्फाज तब यूज़ करना है जब वॉवल वाला सेंटेंस ना हो। ठीक है, और द का यूज़ करना है वो भी मैं आपको तरीका सिखाती हूँ। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम द से शुरुआत करते हैं। द वर्ड तब यूज़ होगा जब किसी चीज़ या जगह का जिक्र हो रहा हो। यहाँ पे जिक्र की जगह मैंने सही से नहीं लिखा, जिक्र हो रहा हो। द का इस्तेमाल करने का तरीका नीचे एग्जाम्पल में मौजूद है। ठीक है, तो द को एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे किया एग्जाम्पल्स में। आप एग्जाम्पल वर्ड से देखें, द सन, सिर्फ एक ही सूरज है, यानी कि द सन। अगर आप सन्स लिखेंगे, सन्स तो ऑब्वियसली सूरज तो एक ही होता है ना, ज़्यादा तो नहीं होते,
तो सन्स तो कभी आपने किसी सेंटेंस में तो देखा ही नहीं होगा, आपको हमेशा सन ही लिखा हुआ आता है, एक ही सन लिखा हुआ आता है। तो जब किसी अल्फाज के साथ द मौजूद ना हो और वो डैश लगा हो और आगे सन लिखा हो, तो उसके साथ आपने द का यूज़ करना है, क्योंकि वो किसी एक चीज़ का जिक्र कर रहा है। आई सॉ डैश डॉग, मिसाल के तौर पर आपको सेंटेंस आया आई सॉ डैश डॉग, तो डॉग एक ही है ना, उस बंदे ने एक ही कुत्ता देखा है, एक ही डॉग देखा है, तो इधर भी द का यूज़ होगा। यानी कि किसी स्पेसिफिक डॉग या किसी एक ही चीज़ के लिए आप द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्लीज़ क्लोज डैश डोर, अगर आपको इससे आया ना प्लीज़ क्लोज डैश डोर, यानी कि यहाँ पे डैश और दाना लिखा होता है, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे आ आएगा, आ यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम द में और आ में क्या फ़र्क है, वो आपको आगे दिखाऊंगे कि आ कहाँ यूज़ होगा, किस तरह होगा, वो बाद में बताऊंगी, इसी लाइन के अंदर ही आएगा। बट पहले आप द के बारे में जानें कि अगर आप किसी एक चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद कर दें, तो यहाँ पे आप द लगाएंगे। अगर किसी एक कुत्ते के बारे में बताना चाह रहे हैं तो आप द लगाएंगे। अगर सूरज का जिक्र है एक ही दफ़ा तो आपने द लगाना है। मैं एक और एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। आई सॉ डैश कैट, मैंने एक बिल्ली देखी, तो यहाँ पे द आएगा। इस तरह से आपने सेंटेंस करना है, यानी कि आप किसी एक ही चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं तब आप द लगाएंगे। यानी कि वो चीज़ क्वांटिटी में भी एक हो तो आप उसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे कि आप जब भी उस सेंटेंस को लिखेंगे तो उसमें द का जिक्र होगा, सही है। अब वॉवल्स वाले यूज़ वाले सेंटेंसेस देख लें कि वॉवल्स जिन सेंटेंसेस में आते हैं उसके बारे में लिखा है, किसी वर्ड के शुरू में AEIOU आ जाए तो उनके साथ एन का वर्ड यूज़ करिएगा। जैसे कि नंबर 1, आई एम यूजिंग एन अम्ब्रेला, शी इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब ये एक सेंटेंस है और इन सेंटेंसेस में यहाँ पे इस जगह पे डैश लिखी जाती है सवालों में, तो आपको इस तरह से सेंटेंस आएगा। तो ये जो जगह है ना, जैसे कि अम्ब्रेला के पहले आपने एन लगा देना है, एप्पल के पहले आपने एन लगा देना है। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फाज हैं ये वॉवल्स वाले अल्फाज यूज़ हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अम्ब्रेला की जगह साइकिल आई होती, साइकिल का जिक्र होता तो आपने एन नहीं लिखना था, अ लिखना था यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि साइकिल जो है वो वॉवल वाले सेंटेंसेस में नहीं आती, ठीक है। अगर मैं आगे जाऊँ तो आगे लिखा है यूज़ ऑफ वर्ड ए। अब यहाँ पे आपको ए के अल्फाज यानी कि अ के अल्फाज को कैसे यूज़ करना है सेंटेंसेस में। वो सेंटेंसेस होते हैं कंसोनेंट साउंड्स, यानी कि जैसे कि वॉवल्स में होता है एप्पल, अम्ब्रेला, एलिफेंट, ऐसे अल्फाज जिनमें ये वाले वर्ड सबसे पहले हैं उनको हम वॉवल्स कहते हैं। लेकिन जिन अल्फाजों में ये अल्फाज AEIOU पहले नहीं आते, जैसे कि साइकिल हो गया, उसमें ऑब्वियसली ये वाले अल्फाज नहीं है, तो उन लफ्ज़ों को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक हो गया। तो ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर हम आ का इस्तेमाल करते हैं। यह जो साउंड है इसके बारे में हम जानते हैं, आ सिर्फ उन वर्ड्स के साथ लगता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि BCDFG। जिनमें वॉवल्स के वर्ड ना हो उनमें सिंपल ए का इस्तेमाल होगा, जैसे कि विल यू बाय मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल दिया है कि विल यू बाय मी डैश कॉफ़ी, यानी कि आपको अ की जगह अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आती और आगे कप लिखा होता तो आप द तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना किसी जानवर का जिक्र हो रहा है ना किसी स्पेसिफिक चीज़ का जिक्र हो रहा है, वो सिर्फ नॉर्मल गपशप में बंदे से बातचीत कर रहा है, तो वहाँ पे अ का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने कंसोनेंट साउंड्स के अंदर आ का यूज़ करना है। अब आ का यूज़ अभी भी आप लोगों को सही से समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यानी कि जो मैंने एनुअल 2024 का पेपर सॉल्व किया उसमें आ कैसे यूज़ हो रहा है, द कैसे यूज़ हो रहा है, एन कैसे यूज़ हो रहा है, वो अब हम जानते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रीड करती हूँ, साथ जवाब देती जाती हूँ। तो पहला सेंटेंस है हमारा, आई हैव फिक्स डैश अपॉइंटमेंट विद डैश डॉक्टर। अपॉइंटमेंट वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे देखें आ से यूज़ हो रहा है, तो ये वॉवल से आएगा, तो यहाँ पे हम एन लिखेंगे। अब अगला सेंटेंस है डॉक्टर। अब डॉक्टर एक ही बंदा है, मैंने एक ही बंदे के साथ जो है अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराई है, तो यहाँ पे एक ही है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द, यहाँ पे अ नहीं आएगा। अब आ कहाँ आएगा वो भी आपको साथ साथ अगले सेंटेंसेस में सिखाऊंगी, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इसमें लिखा है विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ मी। अब देखिए पिक्चर जो है
वो एक ही मांग रहा है। वो बंदा कह रहा है कि क्या, उर्दू में इसको अगर ट्रांसलेट करूँ तो उसका मतलब ये, क्या तुम मेरी पिक्चर लोगी? यहाँ पे अस है ना, तो यहाँ पे मेरी नहीं आएगा, हमारी आएगा। तो क्या आप हमारी पिक्चर लेंगे? क्या आप हमारी पिक्चर लेंगे? इसकी इंग्लिश होती है विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस, ठीक है। क्या आप हमारी पिक्चर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अ आएगा, अ। विल यू टेक द पिक्चर ऑफ अस, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि ये अगले बंदे से रिक्वेस्ट कर रहा है ना, उसको ये कह रहा है कि तुम मेरी पिक्चर लो। देखियो, अगर कोई बंदा कहता है ना मैंने एक बिल्ली देखी, तो वहाँ पे आई हैव सॉ अ कैट, कुछ लोग उसको अ का यूज़ भी वहाँ पे करते हैं, बट जो सही अल्फाज है ना वहाँ पे द यूज़ होगा। यानी कि आई सॉ द कैट, आई सॉ द कैट, यानी कि एक सेंटेंस में आप आ का यूज़ तो कर सकते हो उस जगह पे, यानी कि आई सॉ अ कैट भी यूज़ कर सकते हो, बट उस सेंटेंस में ज़्यादा द सूट करता है, क्योंकि वो एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें वो एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ही चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि मैंने एक बिल्ली देखी, आई हैव सॉ द कैट, मैंने एक कुत्ता देखा, आई हैव सॉ द डॉग, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जब आप पिक्चर लेने की किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसमें द की बजाय ज़्यादातर आ का अल्फाज यूज़ करोगे, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या नॉर्मल बात कर रहे हो जिसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ का इतना ज़्यादा जिक्र नहीं है, किसी एक चीज़ का जिक्र नहीं है, आप नॉर्मल बात कर रहे हो अगले बंदे से, तो तब आप नॉर्मली अ का यूज़ करते हो, ए साउंड को यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपने अ लगाना है। दूसरा सवाल देख लेते हैं, आई ब्रोक डैश वेज माई ब्रदर बॉट। इसका उर्दू मतलब बनता है कि मैंने एक गमला तोड़ दिया जो मेरे भाई ने ख़रीदा था। मैंने एक गमला तोड़ दिया जो मेरे भाई ने ख़रीदा। देखिए यहाँ पे मैंने एक बोला है, एक की आवाज़ निकाली है ना मैंने, कि मैंने एक गमला तोड़ दिया जो मेरे भाई ने ख़रीदा था। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे द की साउंड लगेगी, यानी कि द का आर्टिकल लगेगा। क्यों द लगेगा? क्योंकि मैंने इसमें बोला कि मैंने एक गमला तोड़ दिया जो मेरे भाई ने ख़रीदा था। वो यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होता है। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूँगी, आई ब्रोक द वेस माई ब्रदर बॉट, इस तरह से, सही है। अब दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, माई मदर हैज़ डैश पोल्का डॉटेड अम्ब्रेला। इसकी उर्दू ये होती है कि मेरी मदर ने एक ऐसा अम्ब्रेला ख़रीदा जिसके ऊपर पोल्का डॉट्स हैं, यानी कि एक अम्ब्रेला है इस तरह का, ठीक है, जिसके ऊपर प्यारा सा डिज़ाइंस बने हुए हैं, ठीक है। आप समझ लें कि ये किसी डिज़ाइन की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने द का यूज़ नहीं किया, अ का यूज़ किया। अ का मैंने यूज़ यहाँ पे क्यों किया? नंबर 1 रीज़न ये है कि यहाँ पे वॉवल्स का यूज़, वॉवल वाला वर्ड नहीं आया हुआ। यहाँ पे एक रैंडम सा वर्ड यूज़ हुआ, यानी कि ए ई आई ओ यू की जगह यहाँ पे पी यूज़ हुआ है, जो कि वॉवल में से नहीं था, इसलिए मैंने इस पर ए यूज़ किया। नंबर 1 ये चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने द का यूज़ क्यों नहीं किया? द हमेशा तब यूज़ होता है जब हम किसी एक ही चीज़ के ऊपर बात करें हो जिसके बारे में हमें सही पता हो। जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ कि मैंने एक कुत्ता देखा जो सफ़ेद कलर का था, ठीक है। यानी कि मैं पूरे होशो आवाज़ में किसी चीज़ के बारे में बात करी जिसका मुझे अच्छे से पता है, मालूम है। अक्सर उन्हीं सेंटेंसेस के अंदर द का यूज़ होता है। लेकिन जब मैं नॉर्मली कोई बात कर रही हूँ जिसमें मतलब मुझे बस नॉर्मल बात करनी है और मैं ज़ोर नहीं देना चाहती उस चीज़ के ऊपर, तो मैं उस सेंटेंस के अंदर अ का यूज़ करूँगी, ठीक है। यानी कि मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ कि मैं अपने दोस्त को ये बता रही हूँ कि मेरी मदर ने एक पोल्का डिज़ाइन वाला अम्ब्रेला ख़रीदा जिसके ऊपर पोल्का डॉटेड डिज़ाइन बने हुए हैं, ठीक है। मतलब रैंडम सा कुछ पे डिज़ाइन बना हुआ है अम्ब्रेला पे, नुक्ते से बने हुए हैं प्यारे प्यारे से, और वो मेरी मदर ने ख़रीदा। तो मैं उसको द की बजाय आ बोलूँगी, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में एक ही चीज़ के ऊपर बात हो रही हो, जैसे कि शी हैड बॉट द बुक, शी हैड बॉट द बुक, यानी कि उसने बुक खरीदी, यानी कि मुझे अच्छे से पता है कि वो बुक खरीदने गई थी, उसने वो बुक खरीदी। मैं लंबी लाइन नहीं करी, छोटी सी बात कर रही हूँ, तो इसमें अक्सर उन सेंटेंसेस में द का यूज़ होगा। लेकिन जो इस तरह के लंबे सेंटेंसेस हैं जिनमें वॉवल्स भी ना हो, वॉवल्स वाले अल्फाज भी ना हो, उनमें अक्सर अ का यूज़ होता है। तो ये एक फ़र्क आप याद रख लें, इसलिए यहाँ पे अ आएगा। तो उसके अलावा दूसरा सेंटेंस देखिए, उसमें लिखा है द टीम ऑर्गेनाइज डैश फ्रेंडली मैच विद डैश प्रेजिडेंट्स ऑफ बोथ कंट्रीज़। अब यहाँ पे हम एक एक करके जानते हैं कि इसमें कौन कौन से अल्फाज लगेंगे। द टीम ऑर्गेनाइज डैश फ्रेंडली। अब फ्रेंडली वाला जो लफ्ज़ है, ये जो फ्रेंडली है, ये जो पूरा लफ्ज़ है, इसमें वॉवल का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि एफ़ जो है वॉवल में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम अ लगाएंगे। अब अगला वर्ड देखते हैं, मैच विद डैश प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली हम प्रेसिडेंट के ऊपर जोर दे रहे हैं। हमने फर्स्ट लाइन में यहाँ पे द का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ हम नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं कि जो हमारी जो टीम थी ना, उसने हमारे लिए एक लाकन, एक अच्छा सा एक गेट टुगेदर किया।
तो इसमें मैंने इसलिए आ का यूज़ किया। फिर अगली लाइन में मैं प्रेसिडेंट वाले वर्ड पे जोर दूंगी कि प्रेसिडेंट जो थे दोनों पार्टीज़ के उसमें मौजूद थे, यानी कि जो हेड थे हमारे टीम के वो मौजूद थे वहाँ पे। तो प्रेसिडेंट के लिए मैं यहाँ पे द यूज़ करूँगी, इसीलिए यहाँ पे द आएगा। प्रेसिडेंट्स ऑफ बोथ कंट्रीज़, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बोथ कंट्रीज़ के बाद उन्होंने जो स्पेस दी है, क्या मुझे स्पेस में कोई आर्टिकल देना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, यानी कि प्रेसिडेंट्स ऑफ बोथ कंट्रीज़। तो इस तरह करके आप इसको यहाँ पे खाली छोड़ के इस तरह सिंपल सा जोड़ के भी लिख सकते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स कह देंगे मैम यहाँ पे भी अगर आप द लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, तो आप बेशक यहाँ पे भी द लगा दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जोर दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स थे कंट्रीज़ के, दो अलग अलग कंट्रीज़ के। तो आप यहाँ पे द भी लगा सकते हैं या फिर इस खाने को खाली भी छोड़ सकते हैं, तो बेहतर होगा यहाँ पे द लगा दें। ठीक है, द क्यों लगाने को मैंने आपसे कहा है, क्योंकि हम जोर दे रहे हैं कि हमें एक टीम ने बुलाया, उन्होंने हमारे लिए बड़ा अच्छा एक इंतज़ाम किया। ठीक है, यानी कि हमारे एक मैच हो रहा था, जैसे कि क्रिकेट मैच हो गया या कोई फुटबॉल का मैच हो गया। ठीक है, और जो टीम के जो हेड्स थे उन्होंने क्या किया कि वो जो टीम के हेड्स थे ना प्रेसिडेंट्स, वो भी आए हुए थे, और जो टीम थी उन्होंने खुद ही ऑर्गेनाइज़ किया था कि हमारे जो लोग हैं वो आपस में मीटअप करेंगे, फ्रेंडली मीटअप करेंगे, जिसमें वो खाना शाना एक दूसरे के साथ बैठ के खाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग में एक नॉर्मल कैजुअल बात की, तो इसलिए हमने इधर ए लिख दिया सिंपल सा। फिर हमने जोर दिया कि हमारी टीम में प्रेसिडेंट भी आएंगे दोनों कंट्री से। ठीक है, इसलिए हमने प्रेसिडेंट को भी जोर दे के बोला है और कंट्री को भी बहुत ज़ोर दे के बोला है, यानी कि ज़ोर दे के मतलब कि इसके ऊपर हमने बहुत इसरार किया है इस बात पे कि प्रेसिडेंट भी उस पर आएगा, कंट्रीज़ भी आएगा। नहीं तो हम सिंपल ये भी कह सकते थे ना कि टीम ने हमारे लिए बड़ा अच्छा जो है फ्रेंडली मैच अरेंज किया, यहाँ तक भी तो बात ख़त्म कर सकते थे। लेकिन अगर एक सेंटेंस में प्रेसिडेंट के ऊपर देखो बात हो रही है, कंट्रीज़ पे बात हो रही है, तो इट मीन्स कि इन बातों पे जोर दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आप द लगा दें। ठीक है, तो इस तरह आपने द और आ का यूज़ करना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, डैश पैसिफिक ओशन इज़ वन ऑफ डैश 5 ओशंस ऑफ डैश वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम द लगाएंगे। ठीक है, इज़ वन ऑफ डैश, यहाँ पे भी जोर दिया जा रहा है। कैसा जोर कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो पैसिफिक ओशन है वो 5 ओशंस के अंदर से बना है, यानी कि अंदर से बना कह रही हूँ कि पैसिफिक ओशन भी उन्हीं 5 कैटेगरीज के ओशंस के अंदर है, यानी कि जो हमारे कंट्री के अंदर या आप कह लें कि मुल्क के अंदर जो 5 ओशंस हैं, मिसाल दे रही हूँ कि 5 ओशंस हैं, उन्हीं के अंदर से पैसिफिक ओशन भी एक है। ठीक है, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसमें अगर 5 ओशंस मौजूद हैं, 5 ओशंस मौजूद हैं, उन्हीं 5 में से एक ओशन का नाम है पैसिफिक ओशन। इसलिए हम इसको जोर दे के कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा 10 पैसिफिक ओशन इज़ वन ऑफ द 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह हम जोर दे के कह रहे हैं ना सारा कुछ, इसलिए यहाँ पे सारे सेंटेंसेस के साथ सारे वर्ड से पहले द का यूज़ होगा। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, डैश पेंटर ड्रू डैश लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस मैनी पॉपिंस। तो यहाँ पे हमने कहना है कि जो पेंटर साहब हैं उन्होंने एक बहुत बड़े साइज़ की पेंटिंग बनाई मिसेस मैरी पॉपिंस की। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैजुअल बात करें, यहाँ पे हम जोर नहीं दे रहे किसी बात पे। तो यहाँ पे आप देखें कि आप क्या है कि अब पेंटर अ लगाना है, अ इसलिए लगाना है, यहाँ पे वॉवल का इस वर्ड में पेंटर में वॉवल का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पे अ लगाएंगे। फिर उसके बाद ड्रू अ लाइफ साइज, अब यहाँ पे अ लगाएंगे, अ इसलिए क्योंकि हम एक नॉर्मल कैजुअल बात करें कि फ़लाँ पेंटर ने फ़लाँ साइज़ की जो है पेंटिंग बनाई फ़लाँ औरत की, तो हमने बिल्कुल नॉर्मल से इसकी बात करनी है। और हम अब यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दूँ कि जो पेंटर है हम उसको जानते नहीं हैं पर्सनली, यानी कि जो पेंटर है हम कोई भी बंदा हो सकता है, हम सिर्फ तारुफ दे रहे हैं कि फ़लाँ पेंटर ने फ़लाँ औरत की जो है पेंटिंग बनाई, हम जोर नहीं दे रहे। पहली लाइन में आप देखिए जोर दिया जा रहा है कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एक बंदा सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात कर रहा है और उसको अच्छे से मालूम है कि वो बात क्या कर रहा है। इसलिए जब एक इंसान किसी ऐसी बात पे बात करो जिसका उसको पता हो और वो ज़ोर दे के करो, तो अक्सर उस सेंटेंसेस में आपको द का यूज़ मिलेगा, लेकिन अगर एक ऐसा सेंटेंस जो कैजुअल हो, कैजुअल का मतलब है कि आम गपशप वाली सेंटेंसेस हो जिसमें जोर ना दिया जा रहा हो, तो उन सेंटेंसेस में अक्सर आपको अ का यूज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपने अ पेंटर ड्रू अ लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस मैरी पॉपिंस। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई सन इज डैश एप्पल ऑफ माई आइज, माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आइज। अब यहाँ पे द मैंने क्यों लगाया, मैंने यहाँ पे एन एप्पल क्यों नहीं लगाया। माँ है
वो अपने बेटे को एप्पल के साथ तशबीह दे रही है। वो ये नहीं कह रही कि मेरा बेटा सेब है मैं इसको खा जाऊंगी, वो बल्कि अपने बेटे को तशबीह दे रही है कि मेरे बेटे का जो चेहरा है या क्वालिटीज़ हैं वो सेब जैसे, क्या पता उसका बेटा रेडिश कलर का हो, यानी कि उसके जो चीक्स हैं वो रेड हो जाते हैं सेब की तरह। इसी वजह से माँ बाप ने अपने बच्चे को सेब की तरह कहा। जैसे मेरी मदर अक्सर मेरी छोटी बहन को सेब कहती हैं क्योंकि उसका जो फेस स्ट्रक्चर है वो सेब की तरह है, पिंक हो जाते हैं उसके चीक्स, खूबसूरत है। तो वही रीज़न हो सकती है कि मदर ने अपने बेटे को सेब कहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेब को एज एन एप्पल की तरह कह रही हैं कि मैं ये एक सादा सा एप्पल है। तो अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिखा होता आई एट डैश एप्पल, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एन का जिक्र होगा क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि मैंने जो है सेब खाया। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा गया कि मेरा जो बेटा है वो सेब जैसा है, मेरी नज़रों में मेरा जो बेटा है वो सेब जैसा है, ये सेंटेंस का उर्दू में मीनिंग है। तो यहाँ पे मैंने द लगाया क्योंकि ये जो है ये सेंटेंस से ज़्यादा एक ईडियम है। ईडियम होता है मुहावरे, एक तरह के कह लें कि तशबीह देने वाले मुहावरे, जिसमें हम एक बंदे को जो है नॉर्मल बात कहने की बजाय उसको तशबीह दे के उसकी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है वो एप्पल है मेरी नज़र में। तो यहाँ पे एप्पल की जगह एन इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पे हमने द लगाया। द क्यों लगाया है? क्योंकि हम अपने बेटे को, जो माँ है अपने बेटे को द इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो एप्पल की भी यहाँ अहमियत बढ़ा रही है और अपने बच्चे की भी। यहाँ पे एक सादे एप्पल कहने की बजाय माँ अपने बेटे को द एप्पल इसलिए कह रही हैं ताकि उनका जो बेटा है वो उनकी नज़रों में यूनिक लगे, उनकी नज़रों में वो बेटा एक ऐसा सेब है जो बहुत ही ज़्यादा नायाब है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इस तरह से एक माँ एक एप्पल को अपने बेटे के साथ रिलेट करा रही हैं। तो यहाँ पे एप्पल की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए द जब लगाएंगे तो एप्पल की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हम इसके साथ एन का यूज़ करें, तो आप यहाँ पे एन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये बेहतर होगा आप लोगों के लिए कि यहाँ पे द लगाएं, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ईडियम है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक खूबी का जिक्र हो, ना कि नॉर्मल बातचीत की जाए। नॉर्मल बातचीत होती है कि मैंने सेब खाया, वो एक नॉर्मल बातचीत है। लेकिन अगर एक खूबी का जिक्र किया जा रहा है कि मिसाल के तौर पे आपकी माँ ने आपको शेर कहा है, आप शेर की तरह किसी को नोच के तो नहीं खाएंगे, सिर्फ कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर डाली हैं शेर की, के क्या पता आपकी माँ ने आपकी कोई बहादुरी या दिलेरी देखी हो तभी उन्होंने आपको शेर कहा हो। तो इसीलिए एक बच्चे को अगर आप एप्पल कह रहे हो, सेब कह रहे हो, तो इट मीन्स आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन पे अक्सर सेंटेंसेस के साथ द लगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने द लगाया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं द में तो आप बेशक यहाँ पे एन लगा दें, इतना बड़ा इशू नहीं है। बट इस तरह के सेंटेंसेस हो ना जिसमें क्वालिटी हो, कोई तारीफ़ की जा रही हो, और तब फिर उस जगह पे द लगेगा, सही है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास डैश हिस्ट्री प्रोफेसर हु टॉट अस इज़ रिटायरिंग टुडे। अब यहाँ पे देखिए कोई नॉर्मल गपशप तो ये है ही, लेकिन जो बंदा ये बात कह रहा है कि हमारा जो हिस्ट्री का प्रोफेसर है जिन्होंने हमें पढ़ाया था वो अब रिटायर कर रहे हैं, जिस बंदे ने ये बात बोली वो बहुत इजहार करके, बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम द लगाएंगे, सही है। इस तरह से ये सेंटेंसेस होंगे। और आखिरी सेंटेंस है हमारे पास डैश ऑरेंजेस आई बॉट वर वेरी सोर। अब यहाँ पे आपने एन का यूज़ नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एन का यूज़ क्यों नहीं करना। अब देखें, एन आप वॉवल्स वाले वर्ड में तब यूज़ करते हैं जब वो एक ही मौजूद हो, यानी कि अगर ऑरेंज होता है यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज होता, सही है, ऑरेंजेस की जगह सिर्फ ऑरेंज होता तब यहाँ पे लाजमी आप एन लगाते। लेकिन अगर यहाँ पे ऑरेंजेस यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में एक फ्रूट मौजूद है, यानी कि उसकी मिकदार ज़्यादा है, यहाँ पे या तो आप ब्लैंक पे कुछ ना लिखें और सिंपल सा उसको आंसर दे दें, जैसे कि ऑरेंज इज अबाउट वर वेरी सॉर, सिंपल सा आंसर दे दें। या फिर आप इसकी जगह अगर कोई आर्टिकल देना ही चाहते हैं तो आप द का दें। क्यों मैं द का देना चाहती हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैं गौर से एक बात कह रही हूँ, अगले बंदे को जोर दे के कह रही हूँ कि जब मैंने ऑरेंजेस ख़रीदे, जो मैंने माल्टे ख़रीदे, कीनू माल्टे जो भी होता है ख़रीदे, वो बहुत खट्टे थे। सौर का मतलब है वो बहुत खट्टे थे, यानी कि वो अगले बंदे को जोर दे के कह रहे, तो यहाँ पे आप द का यूज़ कर सकते हैं। अगर द यूज़ नहीं करना चाहते तो हम सिंपल सेंटेंस भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं फेल ही ना हो जाऊँ क्योंकि मैंने कोई आर्टिकल नहीं दिया, तो उससे बेहतर है कि यहाँ पे बजाय कुछ ना छोड़ने से अच्छा है कि यहाँ पे द का यूज़ कर लें, ठीक है। क्योंकि द का यहाँ पे इसलिए यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे बात में ज़ोर दिया जा रहा है कि मैंने जो माल्टे ख़रीदे वो खट्टे थे, उसमें ज़ोर दिया जा रहा है। एक बंदा अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है जो कि बहुत ज़रूरी भी उसकी नज़र में, वो आपको बता रहा है और ज़ोर दे के कह रहा है, तो वहाँ पे द आएगा। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें लाइक ऑरेंजेस, एप्पल्स, प्लूरल में बात आ जाए, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में अल्फाज का यूज़ हो, जैसे कि ऑरेंज होता
वो एक ही दफ़ा, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं माल्टा खा रहा हूँ, यानी कि आप एक ही माल्टा खा रहे हो तो वहाँ पे एन लगेगा। लेकिन जब आप किसी को कहते हैं मैं माल्टे खा रहा हूँ या मैं ऑरेंजेस खा रही हूँ या खा रहा हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी होगी ना ऑरेंजेस, तो वहाँ पे एन का यूज़ नहीं होगा। मैंने एक ही बात 3-4 दफ़ा बोल दी है, तो यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर AEIOU वाले सेंटेंसेस में वर्ड्स में एक से ज़्यादा हो, जैसे कि ऑरेंज की जगह ऑरेंजेस हो, तो वहाँ पे एन का यूज़ नहीं होगा। सही है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच जानना है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, और आपने ये जानना है कि जो वर्ड्स यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जो सेंटेंसेज हैं जो आपको सवाल में आएंगे, इन सेंटेंसेज में जिसको बोल्ड किया गया है, बुक को देखें आप बोल्ड किया, दूसरे में भी बुक को बोल्ड किया, तीसरी सेंटेंस में मी को बोल्ड किया, उससे अगले में क्विकली को बोल्ड किया। अब आपने ये पहचानना है कि ये है क्या, क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये वर्ब है, ये चीज़ें जानना है। तो नाउन किसी चीज़ को कहना, किसी को प्रोनाउन कहना, किसी को वर्ब कहना, ये सारी चीज़ें होती हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अब यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं ये जो बॉक्स बनाया है इसको पहले आपके सामने रीड करूँगी, ताकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझ आ जाए और आपको यूज़ करने का तरीका आ जाए। अब हम देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं। सबसे पहले याद रखें कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, यानी कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब वो 8 कौन कौन से हैं? पहला है नाउन। अब नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब है किसी इंसान का नेम, यानी कि अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर किसी इंसान का नाम दिखे तो समझ जाएगा वो जो सेंटेंस है वो नाउन होता है। उसके अलावा किसी जगह का जिक्र हो, यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर किसी जगह का जिक्र हो, जैसे कि लाहौर, पेशावर, कराची, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जगहों का नाम हो तो वो सेंटेंस भी नाउन होता है। उसके अलावा थिंग्स, अगर किसी सेंटेंस में किसी चीज़ का जिक्र हो, जैसे कि मैं बुक खरीदने जा रहा हूँ, आई हैव बॉट अ बुक, बुक का जिक्र हो और बुक को उन्होंने बोल्ड किया हो, तो वो बुक जो है नाउन हो गई। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का जिक्र हो या कोई चीज़ हो, उन सेंटेंसेस को हम नाउन कहते हैं। एक पार्ट ऑफ स्पीच तो आपको समझा दिया मैंने। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन लाइक ही, शी, इट, दे, मी, यू। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ही का जिक्र हो, शी का जिक्र हो, इट का जिक्र हो, दे का यूज़ हो, मी का यूज़ हो, यू का यूज़ हो, तो इन सेंटेंसेस को, जिनमें ये अल्फाज हों, उन सेंटेंसेस को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। अब वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स, ईट, रन, गो, सिटिंग, यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन हो रहा हो, जैसे कि मैं बैठ के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं बैठ के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आई एम सिटिंग, सिटिंग वर्ब होगा, यानी कि मेरा एक्शन क्या है कि मैं बैठी हुई हूँ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं वो चल के खा रही है, शी इज़ वॉकिंग एंड ईटिंग, वो चल के और खा रही है, शी इज़ वॉकिंग एंड ईटिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो खा भी रही है, खाना भी एक एक्शन होता है, यानी कि खाते वक्त खाने को भी एक एक्शन कहते हैं तो वो भी वर्ब होगा। और वॉकिंग क्या चीज़ है? वॉकिंग भी एक एक्शन होता है। तो यही बात यहाँ पे लिखिएगा, किसी सेंटेंस में आपको वॉक वाला लफ्ज़ मिल जाए, वॉकिंग वाला मिल जाए, सिटिंग वाला मिल जाए, स्लीपिंग का मिल जाए, ड्रिंकिंग का मिल जाए, जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो, उसको हम जो है वर्ब कहते हैं। सही है। और दूसरे होते हैं वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का मतलब है एक्शन वर्ड्स। यहाँ पे अब दोनों का फ़र्क जान लेते हैं, वर्ब में और वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में। वर्ब का मतलब है किसी चीज़, किसी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा हो, जैसे कि ईट, रन एंड प्ले। ठीक है। कोई बच्चा खेल रहा है, किसी सेंटेंस में लिखा है द किड्स आर प्लेइंग, द किड्स आर प्लेइंग, यानी कि बच्चे खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आप देखिए प्लेइंग, प्ले क्या चीज़ है? यहाँ पे प्ले क्या चीज़ है? वो है वर्ब, खेलना वर्ब होता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कौन से होते हैं? वो वर्ब होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में होते हैं, यानी कि जिन सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ब है वो आईएनजी में आ जाए, जैसे कि आई एम सिटिंग, सिटिंग, ये देखिए सिटिंग के साथ यहाँ पे इंग लग गया, तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर यहाँ पे एक सेंटेंस आ गया आई एम रनिंग, मैं भाग रही हूँ, तो यहाँ पे आईएनजी आ गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। तो जिन सेंटेंसेस के साथ वर्ब के साथ साथ आईएनजी भी लग जाए, यानी कि एक्शन भी हो रहा है उस सेंटेंस में और आईएनजी का यूज़ भी हो रहा है उस सेंटेंस में, तो उसको हम वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है। तो ये आपने जान लिया। अब अगला है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब एडजेक्टिव्स क्विकली, डेली, स्लोली। अब एडवर्ब्स वो होते हैं जो किसी इंसान के एक्शंस
के हरकतों को डील करते हैं, जैसे कि एक इंसान जल्दी खाना खा रहा है, क्विकली खाना खा रहा है, एक इंसान रोज़ डेली किसी जगह जाता है, एक इंसान बहुत स्लो ही हरकत करता है, यानी कि वो किताबें भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता खोलता है, वो सारे काम बड़े आहिस्ता करता है। अगर किसी इंसान की इन क्वालिटीज़ का जिक्र हो कि वो तेज़ है, वो स्लो चलता है, वो रोज़ उधर जाता है, तो ऐसे अल्फाजों को हम कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन लाइक स्मार्ट, ब्यूटीफुल। अगर किसी इंसान के किसी खूबी का जिक्र कर रहा हो, कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है जिसमें किसी इंसान की खूबी का जिक्र हो रहा हो, जैसे कि वो लड़की बड़ी खूबसूरत है, आप ये भी कह सकते हैं कि आयशा बहुत खूबसूरत है। आयशा यहाँ पे क्या हुआ? आयशा जो है नाउन हो गया, जो मैंने सबसे पहले बताया था कि किसी भी सेंटेंस में किसी का नाम आ जाए तो वो सेंटेंस नाउन होता है। लेकिन अगर आयशा के साथ लिखा हुआ आ जाए ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि हम एक इंसान की, यानी कि किसी इंसान की या किसी जगह की या किसी चीज़ की तारीफ़ कर दें या बुराई कर दें तो वो एडजेक्टिव में आएगा, सही है। अब प्रेपोजिशंस क्या होता है? वर्ड्स दैट शो रिलेशंस इन, ऑन, अंडर, बाय, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें बाय का यूज़ हो, इन का यूज़ हो, ऑन का यूज़ हो, अंडर का यूज़ हो, तो वो प्रेपोजिशंस होते हैं। यानी कि अगर आप किसी सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए ये बताना चाह रहे हो कि सामान अलमारी के अंदर मौजूद है, अगर सेंटेंस में अंदर वाली जगह, इन वाली जगह पे इस तरह से डैश लगा और आपसे कहो कि इसको पहचाने कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आप कहेंगे कि ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि जो इन है वो सेंटेंस को एक तरह से जोड़ता है, कंटिन्यू कराने में मदद करता है। जैसे कि आप किसी सेंटेंस में लिखते हैं शी इज़ गोइंग इनसाइड द रूम, इनसाइड यानी कि वो कमरे के अंदर जा रही है। शी इज़ गोइंग ऑन द बेड, वो बेड के ऊपर जाके चढ़ रही है, ऑन द बेड, ठीक है। शी इज़ अंडर द बेड, वो बेड के नीचे है, शी इज़ अंडर द बेड। जो इस तरह के अल्फाज है जिसमें अंडर, बाय, ऑन, इन, इस तरह की चीज़ें आएँ तो उनको हम कहते हैं प्रेपोजिशंस, ठीक हो गया। अब कंजंक्शंस क्या होती हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स, एंड, बट, और। अब कंजंक्शन होते हैं कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से शुरू होने से पहले एक वर्ड आ जाए जिसके साथ बट लिखा हो, एंड लिखा हो, और लिखा हो, तो ऐसे को कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ और साथ में मूवी देख रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक सेंटेंस बोला आपके सामने कि मैं खाना खा रही हूँ, वो सेंटेंस वहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर मैंने बोला और को इंग्लिश में कहते हैं एंड कहते हैं ना। एंड मैं इंग्लिश, अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलूँ तो ऐसा होगा, आई एम ईटिंग फूड एंड वॉचिंग मूवी। आई एम ईटिंग फूड एंड वॉचिंग मूवी। अगर एंड को बोल्ड किया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि एंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आप कहेंगे कि ये कंजंक्शन है, क्योंकि जो एंड है वो एक पिछले सेंटेंस को अगले सेंटेंस के साथ जोड़ता है। बट भी इसी तरह करता है कि बट भी पिछले सेंटेंस को अगले सेंटेंस के साथ जोड़ता है, और भी इसी तरह काम आता है, ठीक है। तो ये कंजंक्शंस होते हैं। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? सडनली वर्ड्स ऑफ फीलिंग, यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक इंसान खुश हो रहा है, अगर कोई मिसाल के तौर पे आप अगर पेपर में पास कर जाते हो इंग्लिश के या किसी भी सब्जेक्ट में आप पास होते हो, आप लोग खुश होते हो ना। खुश होने के बाद आप कोई रिएक्शन देते हो, आप कहते हो हुर्रा मैं जीत गया हूँ, या आप कहते हो यस, मतलब बहुत एक्साइटमेंट में आप कोई बात बोलते हो। वही बात यहाँ लिखी गई है कि एक सेंटेंस के अंदर हुर्रा जैसे लिखा गया ना, हुर्रा अचानक खुशी से इस बंदे ने बोला, या ओह बहुत उदासी से कहा ओह, या अल्लाह, इस तरह के अगर सेंटेंस में इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये कोई फीलिंग्स का जिक्र करते हैं आपके सामने। ओह का अक्सर तब यूज़ होता है जब कोई बंदा उदास हो या किसी बात से परेशान हो। हुर्रा का लफ्ज़ अक्सर तब यूज़ होता है जब कोई बंदा बहुत खुश हो। अल्लाह का भी ऑलमोस्ट इसी तरह का ही मतलब है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो यहाँ से हमने पार्ट ऑफ स्पीच तो जान ली कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं। अब हम यहाँ पे इस जगह पे अब देखते हैं कि यहाँ पे नाउन को नाउन क्यों कहा गया और प्रोनाउन को प्रोनाउन क्यों कहा गया, वो सारा हम जानते हैं। तो पहला हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पहला है टॉम वेंट टू मार्केट टू बाय अ बुक। अब यहाँ पे टॉम भी यूज़ हुआ है। टॉम को तो खैर उन्होंने बोल्ड नहीं किया, उन्होंने बोल्ड किसको किया? बुक्स को किया। यानी कि आपको सेंटेंस में ना इस तरह से जो बाकी के सेंटेंस है वो बोल्ड नहीं होंगे। बोल्ड का मतलब है जिसको डार्क नहीं किया होगा। डार्क किया हुआ है बुक्स को, यानी कि एग्जामिनर चाह रहा है कि आप बुक्स को आइडेंटिफाई करें कि क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या चीज़ है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आपने कहना है कि जो बुक है वो नाउन है। बुक नाउन क्यों है? क्योंकि ये एक चीज़ है
तो ये नाउन है। यानी कि किसी चीज़ का जिक्र हो रहा हो सेंटेंस में तो उसको नाउन कहते हैं। मैंने शुरू में बता दिया था, हमने जो यहाँ पे जो बॉक्स देखा था यहाँ पे, इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर किसी सेंटेंस में किसी का नाम यूज़ हो, किसी जगह का नाम यूज़ हो, या किसी सामान का नाम आया हो, जैसे कि बुक, शार्पनर, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ भी नाम यूज़ हो, किसी चीज़ का नाम यूज़ हो, तो उसको नाउन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है कि बुक है, कोई चीज़ है यहाँ पे, तो उसको हम नाउन कहेंगे। ये इसका आंसर। दूसरा आंसर देखते हैं, ही वेंट टू द मार्केट बट डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। अब यहाँ पे बुक्स को ऑब्वियसली बोल्ड किया हुआ है तो ये भी नाउन होगा। दूसरा देख लेते हैं, आई लाइक्ड हिम बेटर देन ही लाइक्स मी। अब जो मी है वो है प्रोनाउन। यहाँ पे मैंने प्रोनाउन के बारे में बताया हुआ था कि प्रोनाउन उन अल्फाजों को कहेंगे जिनमें ही, शी, इट, दे, यू, मी, इस तरह के अल्फाज हैं ना, तो उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला है, अ स्मार्ट गर्ल वॉज डांसिंग क्विकली। अब यहाँ पे क्विकली जो है उस औरत की ऐसी खूबी बताई जा रही है कि वो तेज़ है, वो आहिस्ता चलती है, वो स्लो है, इस तरह की बात बताई जा रही है। तो ये कौन से चीज़ होगी? ये होगी एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब में बेसिकली हम एक इंसान के डांसिंग की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो तेज़ डांस करती है, वो स्लो डांस करती है, या वगैरह वगैरह। अगर किसी इंसान की तेज़ कोई मतलब वो तेज़ है हरकत कर रहा है या स्लो हरकत कर रहा है, या वो जो है काम में स्लो, इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए तो उसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, शी ईट्स एप्पल्स इन द मॉर्निंग डेली। ईट्स क्या होता है? ईट्स है एक्शन करी है, वो क्या करी है लड़की? वो रोज़ एप्पल खाती है हर सुबह, यानी कि वो हर सुबह रोज़ एप्पल खाती है। ठीक है, डेली को यहाँ पे रोज़ के लिए यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे ईट्स को अगर उन्होंने बोल्ड किया है तो हमने सिर्फ इसके बारे में बताना। अगर ईट की जगह उन्होंने डेली को बोल्ड किया होता, अगर डेली को बोल्ड किया होता तो आप इस जगह वर्ब की जगह एडवर्ब बोलते, क्योंकि जो डेली है वो मतलब एक बंदा रोज़ उतर जाता है, एक बंदा बहुत स्लो है, एक बंदा बहुत जल्दी एक्शन करता है। यानी कि एक इंसान क्विकली एक्शन कर रहा है, स्लोली एक्शन कर रहा है, या कहीं रोज़ जा रहा है, या इस तरह की कोई भी सेंटेंस आ जाए जिनमें क्विकली, क्विक, स्लो, डेली वाले आ जाए, तो उसमें आपने एडवर्ब का यूज़ करना है। यहाँ पे एज यूजुअल डेली तो उन्होंने नहीं मार्क किया, आपसे उन्होंने ईट्स का पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे। वर्ब्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि वर्ब का मतलब है कोई एक्शन करना, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर एक इंसान कोई एक्शन कर रहा है। आपको अगर दिख रहा है कि वो लड़की कुछ खा रही है, रोज़ खा रही है, खाना खाना भी एक एक्शन होता है, तो वो वर्ब होता है। अगर एक इंसान बैठा हुआ है कुर्सी पे, बैठना भी एक एक्शन है, चलना भी एक एक्शन है, मूवी देखना भी एक्शन है, वॉच करना वो भी एक्शन है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम वर्ब्स कहते हैं। अगला है, व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन द ग्रास अ स्नेक बिट हिम। वो जब ग्रास के ऊपर बैठा था तो उसको सांप ने काट दिया। ये सेंटेंस का मतलब। अब यहाँ पे उन्होंने सिटिंग आपसे पूछा है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आपने इसको वर्ब तो कहना ही है, लेकिन यहाँ पे सिट के साथ आईएनजी आ जाए तो उसको हम कहेंगे वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सिटिंग एक एक्शन वर्ड है और कंटिन्यूस फॉर्म है, तो ये वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, यानी कि सिट के साथ साथ इसमें आईएनजी आ गया, इसलिए हम इसको वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देंगे। यानी कि ये जितना कुछ मैं आपको अभी इधर बता रही हूँ, ये सारा कुछ मैं वही बता रही हूँ जो मैं इस डब्बे में बता चुकी हूँ। यानी कि जो मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने ये जो बॉक्स पड़ा था और सारे नाउन्स और सारा कुछ समझाया था, वही सारा मैं अब इसमें पढ़ के दोबारा समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को और भी बारीकी से समझ आ जाए कि आपको किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे और मुझे किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आपने इस तरह से ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम हॉल में, ये सिर्फ मैंने आपके समझाने के लिए बनाया है। ये आपको एग्जाम हॉल में ये चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इस तरह से आंसर में नाउन प्रोनाउन लिखना होता है। ठीक है, तो आंसर कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में सिखा चुकी हूँ कि उसमें जस्ट आपको नाउन प्रोनाउन इस तरह के लिख देनी है चीज़ें, आपको ये एक समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, यू कॉट हिम बाय हिज आर्म। अब बाय जो है एक सेंटेंस को कंटिन्यू करा रहा है, दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, तो उसको हम प्रपोजिशन कहेंगे, यानी कि ये एक रिलेशन बना रहा है दोनों सेंटेंसेस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो स्टेज को हम बाय कहेंगे। अगर यहाँ पे बाय की जगह एंड होता या और होता तब भी आप इसको प्रपोजिशन कहोगे। सही है, अब अगला है, अ रिच लेडी बॉट अ ब्यूटीफुल नेकलेस। अब यहाँ पे लेडी जो है एक औरत है, एक वुमेन है। सही है, तो यहाँ पे नाम तो यूज़ नहीं है, लेकिन लेडी तो है ना, ये एक औरत है। सही है, तो यहाँ पे हम इसको नाउन लिखेंगे। अब अगला है, हुर्रा आई हैव पास एग्जामिनेशन। यहाँ पे एक इंसान कह रहा है कि मैं
बहुत खुश हूँ कि मैंने एग्ज़ाम पेपर अपना पास कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिए फीलिंग है, एक फीलिंग का इजहार हो रहा है सेंटेंस, उसको हम कहेंगे इंजंक्शन। तो जब भी किसी सेंटेंस में कोई सडन फीलिंग आपको दिखे कि ये बंदा उदास हो रहा है, सेंटेंस में अलास लिखा हुआ है उस पर या हुर्रा लिखा हुआ है, तो उसमें आएगा इंटरजेक्शंस। ठीक है, ये इसमें सडन फीलिंग का जिक्र है। अगला है द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब सिटिंग जो है ऑब्वियसली वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यानी कि इसमें वर्ब तो आएगा ही, साथ में आईएनजी लगा है, इसलिए इसको हम वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है पेपर। तो अब ये तो मैंने 2024 का पेपर सॉल्व किया, लेकिन जो बाकी पेपर है जैसे कि 2024 का सप्ली हो गया या 2023 का जो हो गया, जो न्यू कोर्स के हैं, उनको भी आप देखें तो उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी टेक्निक से करें तो इंशाल्लाह आप पेपर में भी अगर आएंगे तो आप आराम से कर जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, चेंज दी वॉइस ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ से आपको कह रहे हैं कि वॉइसेस चेंज करें। अब यहाँ पे जो बॉक्स बनाए हैं मैंने समझाने के लिए बनाया कि इनमें आप वॉइसेस को कैसे चेंज कर सकते हो। तो ये वो सवाल है, यहाँ से पहला सवाल शुरू हो गया, आई शैल पे माई बिल्स टुमारो। तो यहाँ पे आने से पहले मैं इन बॉक्स में जो बातें लिखी हैं वो आपके सामने पढ़ूंगी। रूल समझ लो। एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट काम करता है, एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर। पैसिव वॉइस जब सब्जेक्ट पर काम होता है, एग्जाम्पल अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब यहाँ पे देखें, अगर आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे सिंपल बात बोली जा रही है कि वो इंसान लेटर लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे घुमा के नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे सीधी बात बोली जा रही है, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। सही हो गया। अगर एक सेंटेंस में बोला जा रहा है अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी कि खत को उस इंसान ने लिखा है, एक खत को उस इंसान ने लिखा है, तो यहाँ पे बात गोल घुमा के बोली जा रही है। यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं हम ये भी कह सकते हैं ना कि उसने ये लेटर लिखा है, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, तो वो फिर एक्टिव वॉइस में आएगा। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उस खत को फलां बंदे ने लिखा है या उस खत को उसने लिखा है, मतलब बहुत लंबी खींच रहे हैं इस बात को, घुमा के बोल रहे हैं, तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो आपने इस वाले सवाल में जो सवाल 4 इसमें वॉइसेस को चेंज करना आएगा, तो उसमें क्या होगा कि जहाँ पे डायरेक्टली बात बोली जा रही है उसको इनडायरेक्टली बोलना है आपने, और जहाँ पे बात इनडायरेक्टली लिखी गई है तो उसको डायरेक्ट बोलना है आपने। तो इस तरह से आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब कन्वर्जन का फॉर्मूला, यानी कि आप सेंटेंसेस को कैसे चेंज कर सकते हो, उसमें यह कि अगर एक्टिव वॉइस में, यानी कि अगर डायरेक्ट बात बोली जा रही है उसको इनडायरेक्टली बोलना है, पैसिव वॉइस में बोलना है। जैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, जैसे कि वर्ब का फॉर्म चेंज करो, बी पास्ट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट को बाय के साथ एंड में ले आओ अगर ज़रूरत हो। अब यहाँ पे मैंने मेथड बताया, वो मेथड मैं आपको आगे समझाऊंगी, यहाँ पे आप लोगों को सही से समझ नहीं आएगी। यानी कि जैसे मैं इसको रीड करूँगी तो आपको ये बात समझ आएगी कि आपने जो है सेंटेंसेस में अल्फाजों को चेंज किया। जैसे कि ही राइट्स अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। अब देखिए यहाँ पे राइट्स की जगह मैंने रिटन कर दिया, यानी कि यहाँ पे मैंने जो अल्फाज है, यहाँ पे जो रिटन है वो पास्ट वाले अल्फाज होते हैं, पास्ट, ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, प्रेजेंट। अब पास्ट और प्रेजेंट मैं आपको समझा देती हूँ कि एक खत मेरे ज़रिए लिखा गया, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस जो चेंज हुआ है वो है अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। एक खत मेरे ज़रिए लिखा गया या एक खत उसके ज़रिए लिखा गया। यहाँ पे देखें कि ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिख रहा है, वो खत लिख रहा है। इसका मतलब ये होगा कि सब लोगों को लग रहा है कि उसने अभी ये लेटर लिखा होगा, राइट। अगर मैं यही चेंज करती हूँ, यहाँ पे बात लिखती हूँ अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, तो इसकी उर्दू होगी एक खत उस लड़के के ज़रिए लिखा गया है। तो जब आप देखोगे कि किसी सेंटेंस में लिखा गया है तो आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं 100 साल पहले उसने ये लेटर लिखा होगा, कोई 20-30 साल पहले लिखा होगा, जबकि उसने वो लेटर आजकल में ही लिखा था। लेकिन सेंटेंस जो है वो ऐसा हो जाता है कि देखने वाले को लगता है कि ये सेंटेंस में बात बहुत पुरानी बोली जा रही है। यानी कि आपने जब वॉइसेस चेंज करनी है, यानी कि एक सेंटेंस में अभी का जिक्र हो रहा है तो उसको आपने पास्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैंने ये ख़त लिखा, आई रोट दिस लेटर, आई रोट दिस लेटर, मैंने ये ख़त लिखा, वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस। लेकिन जब मैं कहूँगी एक ख़त मेरे ज़रिए लिखा गया, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। अब अ लेटर वॉज रिटन बाय, देखो यहाँ पे वॉज आ रहा है, यानी कि इसमें माजी का जिक्र हो गया, ठीक है, पास्ट का जिक्र आ गया। तो जबकि लेटर तो मैंने आज ही लिखा था, लेकिन जब सेंटेंस में उसको बोला जाएगा चेंज करके पैसिव वॉइस में, तो वो इस तरह होगा कि अ लेटर वाज रिटन बाय मी। यहाँ पे लेटर पहले आ जाएगा,
जैसे कि आप पहले देखें कि ही राइट्स अ लेटर, जिसमें लेटर आखिर सेंटेंस के आखिर में आएगा, वही लेटर सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएगा पैसिव वॉइस में, सही है। तो इस तरह से आपने जहन में जोर दे के अपने आंसर को सॉल्व करना है। अगर वो पैसिव वॉइस में तो उसको एक्टिव में करना है, एक्टिव में है तो पैसिव में करना है, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, यानी कि अगर एक इंसान काम कर रहा है, जैसे कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर या ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहा है। अब वो बंदा जो लेटर लिख रहा है वो एक एक्शन कर रहा है ना, वो एक एक्शन कर रहा है। एक्शन क्या कर रहा है कि वो ख़त लिख रहा है बैठ के, ये उसका एक्शन है, ठीक है। तो जो इंसान काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्ट में होता है ज़्यादातर, यानी कि जो सब्जेक्ट है ना, यानी कि जो बंदा काम कर रहा होता है किसी चीज़ पे, जैसे कि वो इंसान खाना खा रहा है, ठीक है, वो इंसान लेटर लिख रहा है, तो जिसका हम जिक्र करें यहाँ पे उस इंसान का नाम पहले आ जाएगा। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखें, ही पहले आएगा ना, तो ये सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये काम कर रहा है, ये लेटर लिख भी रहा है और ये सेंटेंस के स्टार्ट पे, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट का नाम देंगे, सही हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अली प्लेज अ क्रिकेट, अब यहाँ पे अली जो है वो सब्जेक्ट होगा, सही है। यहाँ अली सब्जेक्ट है क्योंकि अली काम कर रहा है, प्ले कर रहा है कुछ, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम होता है, जैसे कि रिसीवर, वर्ब के बाद आता है ज़्यादातर, मतलब जिस बंदे या चीज़ पर एक्शन हो रहा हो। एग्जाम्पल देख लें, अली प्लेस क्रिकेट, अली प्लेस क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उस पर काम हो रहा है। अब आपको ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट को याद रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट वो इंसान होता है जो एक्शन कर रहा होता है, यानी कि वो खाना बना रहा है, वो ख़त लिख रहा है, वो गाने गा रहा है, वो बंदा हो गया सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा हो, गाना गाना, गाना गाना ऑब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट, यानी अली क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अली ख़त लिख रहा है, ख़त क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी हो, क्योंकि हमने क्या करना है कि हमने इन जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, इस तरह के अली प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, ये जो क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, वो अक्सर पैसिव वॉइस में जब आप इस सेंटेंस को चेंज करोगे तो क्रिकेट आगे आ जाएगा। क्रिकेट किस तरह से आगे आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, क्रिकेट इज़ प्लेड, प्लेड, अब प्लेस की जगह यहाँ पे प्लेड आ जाएगा, प्लेड बाय अली। इस तरह से सेंटेंस चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इनको आगे पीछे करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया बॉक्स के बारे में, हमने जान लिया कि इन दोनों बॉक्स में क्या क्या बातें एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में लिखी थी। अब हम इसमें जानते हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को कैसे यूज़ करना। तो पहला सवाल है, हमें एग्जाम्पल बनवाया, आई शैल पे माई बिल्स टुमारो। एक बंदा कह रहा है कि मैं अपने बिल कल दूंगा, यानी कि जो भी उसके बिजली की बिल है, गैस की बिल है, वो कल देगा। अब इस सेंटेंस को अगर मैं चेंज करूँगी तो मैं क्या करूँगी कि माई बिल्स, जिस बंदे ने बिल देने हैं उसका नेम स्टार्ट भी लेंगी, माई बिल्स शैल बी पेड। अब यहाँ पे पे की जगह मैं पेड बोल दूँगी, पेड बाय मी टुमारो। तो उसी को मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ पे की जगह पेड हो जाएगा और पेड से पहले मैंने शैल भी लगा देना है, ठीक है। और बाय के बाद मैंने मी लगा देना है। मी क्यों मैंने लगाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले सेंटेंस में आई लिखा था, आई की जगह फिर उस जगह मी आ जाएगा, सही है। तो ये हो गया फ़र्क। अब दूसरा हम देख लेते हैं, हैव यू फॉरगॉटन मी। तो यहाँ पे हैव यू फॉरगॉटन मी आ गया, तो आपने क्या करना है, हैव लगा देना है, फिर उसके बाद लिखना है हाय आई बिन फॉरगॉटन बाय यू। आपने कहना है कि उर्दू में, पहले मैं ट्रांसलेट करके समझा देती हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए हो। इसका मतलब है हैव यू फॉरगॉटन मी, क्या तुम मुझे भूल गए हो। अब मैं अगर इसको ट्रांसलेट करती हूँ, हैव आई बीन फॉरगॉटन बाय यू, ये मैं समझा देती हूँ आपको, क्या मैं तुमसे भुला दिया गया हूँ। इसकी ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आए, ये देखिए मी आया ना यहाँ पे, तो मी की जगह आप आई लगा दें। अगर इस सेंटेंस में यहाँ पे आई का यूज़ हो तो दूसरे सेंटेंस में हमने मी का यूज़ करना है, तो इस तरह से फ़र्क आएगा। यहाँ पे आप देख लें कि मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या किया कि हैव को एज इट इज़ रहने दिए हैं, फिर यू की जगह मैंने यू को एंड पे रख दिए और मी की जगह मैंने आई डाल दिया। आई के बाद मैंने बिन लगा दिए, बिन फॉरगॉटन बाय यू। अब बिन को इसलिए लगाया क्योंकि मैं इस सेंटेंस के अंदर जो बी है ना, बी हमारा, उसको अगर आप पास्ट में लेके जाओ, यानी कि अगर आप माजी में बोलना चाह रहे हो कोई बात, तो बी की जगह वो चीज़ बिन हो जाती है, सही है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या मैं तुमसे भुला दिया गया हूँ, इसलिए मैंने इसको माजी में बोला है, तो यहाँ पे बी की जगह मैं बिन लगाऊंगी, सही है। तो ये इस तरह से यहाँ पे फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे मैंने इस बॉक्स के अंदर भी सारा कुछ बारीकी से एक्सप्लेन किया हुआ है, सही है।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट है माई यंगर ब्रदर ऑफन ब्रेक्स माई पेन। यहाँ पे ये बंदा कह रहा है कि मेरा छोटा भाई अक्सर मेरे पेन को तोड़ देता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑपोजिट करूँगी तो कैसे होगा कि माई पेन जो है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। इज़ ऑफन ब्रोकन। अब देखें यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक जो होता है हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, यानी कि हम अभी जो बात बोल रहे हैं उसको प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है ब्रेक्स इस तरह से। अगर मैं ब्रेक के अल्फाज को पास्ट में लेके जाऊंगी, माजी में बोलना चाहूँगी, तो मैं उसको ब्रेक की जगह ब्रोक बोलूँगी या ब्रोकन बोलूँगी, ठीक है। ब्रोकन, ब्रेक की जगह वो अल्फाज ब्रोकन हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको माजी में बोलना चाह रही हूँ, पैसिव वॉइस में बोल रही हूँ। माजी को पैसिव वॉइस कहते हैं अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगी कि माई पेन इज़ ऑफन ब्रोकन बाय माई यंगर ब्रदर। इस तरह से ये अल्फाज चेंज होंगे। यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, सिर्फ ब्रेक को मैंने जो है ब्रोकन कर दिया, सही है। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू इन दिस मैटर, कि मुझे जो है तुमसे मदद नहीं मिल रही इस मामले में, ये सेंटेंस का मतलब है। अब मैं इसको अगर, ये तो इनडायरेक्टली है, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बोला गया, यानी कि माजी में बोला गया या इस तरह से बोला गया जो डायरेक्ट नहीं लग रहा। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो सेंटेंस है नीचे वाला, ये एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे जो निचला सेंटेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट लग रहा है। यहाँ पे यानी कि अल्फाज को घुमा घुमा के नहीं बोला जाता, डायरेक्टली बोला जा रहा है। गौर से देखें, यू आर नॉट हेल्पिंग मी इन दिस मैटर, कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे इस मामले में, ये डायरेक्ट बोला जा रहा है। लेकिन दूसरे जो पहला सेंटेंस है जो सवाल में है वो है आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू इन दिस मैटर, के इस मामले में तुम्हारी तरफ से मेरी मदद नहीं की जा रही है। अब आप खुद देखें कितना लंबा ये सेंटेंस बन गया और कितना ज़्यादा गोल घुमा के बोला जा रहा है। तो जब कोई सेंटेंस गोल घुमा के बोला जाए, समझ जाइएगा कि वो पैसिव वॉइस है, मैंने उसको एक्टिव में करना है, यानी कि इसको डायरेक्ट बोलना है, डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट नीचे लिखा गया है यू आर नॉट हेल्पिंग मी इन दिस मैटर, कि तुम मेरी मदद ही नहीं कर रहे इस मामले में, वो डायरेक्ट हो गया, सही हो गया, एक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। वॉज द मिरर नॉट ब्रोकन बाय। अब यहाँ पे भी इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस आ गया, पहले सेंटेंस में पैसिव वॉइस का जिक्र हो रहा है। अब मैंने कैसे पहचाना कि यहाँ पे देखें, क्या शीशा तुम्हारे जरिए टूटा नहीं था। ब्रोकन आया ना, ब्रोकन पास्ट के लिए होता है, माजी का अल्फाज है ये, तो ये एक निशानी है, एक तो ये होगी। उसके अलावा इसे इनडायरेक्टली ये बात बोली। अब यहाँ नीचे जो है डायरेक्ट बात हो रही है, डिड शी नॉट ब्रेक द मिरर, क्या उसने शीशा तोड़ा था, क्या उसने शीशा नहीं तोड़ा था, ये इसकी ट्रांसलेशन। डिड शी नॉट ब्रेक द मिरर, क्या उसने शीशा नहीं तोड़ा था, ये इसकी डायरेक्ट फॉर्म होगी। तो आपने इसको डायरेक्ट में करना। अगर यही चीज़ ऊपर लिखी होती तो आपने इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में करना था, इस तरह जैसे यहाँ पे सवाल में आ गया, ठीक है। आई वॉज नॉट इंट्रोड्यूस टू हिम बाय हिज फादर। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मुझे जो है उस इंसान से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया उसके फादर के ज़रिए, यानी कि जो फादर हैं उन्होंने इस बंदे को, यानी कि इस बंदे को किसी और बंदे के साथ इंट्रोड्यूस करवाना था, यानी कि जो फादर साहब हैं उन्होंने इस बंदे को, आई वाले बंदे को हिम के साथ इंट्रोड्यूस करवाना था, ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली बात हो रही है, तो ये पैसिव होगी फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसका अगर आप आंसर दोगे डायरेक्ट, आप कैसे बताओगे? आप कहोगे कि हिज फादर, यानी कि आपने फादर नहीं इंट्रोड्यूस करवाना था ना, तो आपने लिखना हिज फादर डिड नॉट इंट्रोड्यूस मी टू हिम, ठीक है। आसान अल्फाज हो जाएंगे, ये डायरेक्ट होगा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे एक्टिव। अब ये जो एक्टिव और पैसिव का फ़र्क है ये आपको खुद ही पहचानना है और खुद ही करना है सॉल्व। यानी कि अगर आप एक सेंटेंस रीड करेंगे और आपको दिखेगा कि भाई ये जो बात बोली जा रही है तो बहुत माजी वाली बोली जा रही है, इनडायरेक्ट बोली जा रही है, तो समझ जाएगा कि ये पैसिव वॉइस है, मैंने इसको एक्टिव में करना है। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में लिखा है तो उसको पैसिव वॉइस में करना है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं अब हम। माई फ्रेंड विल ब्रिंग अ कैमरा फॉर मी फ्रॉम चाइना। अब यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि जो मेरा दोस्त है वो मेरे लिए कैमरा लाएगा चाइना से, ठीक है। ये बहुत डायरेक्ट बात बोली जा रही है। अगर मैं इसको इनडायरेक्टली यानी कि पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करूँ तो पैसिव वॉइस में इस तरह से होगा कि कैमरा जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। अब कैमरा, यानी कि अब याद रखें जब पैसिव वॉइस में बात होती है ना, तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है, वो अक्सर फ्रंट पे आ जाती है, फर्स्ट वर्ड जो है फर्स्ट लाइन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कैमरा विल बी ब्रॉट, ठीक है, फॉर मी फ्रॉम चाइना बाय माई फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिंग की जगह ब्रॉट हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रिंग है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है और ब्रॉट जो है माजी का अल्फाज होता है, पास्ट का अल्फाज हो, इसलिए यहाँ पे हम पास्ट का जिक्र करेंगे। तो ये हो गया पैसिव वॉइस, यानी कि आपने आंसर पैसिव वॉइस में इस तरह से दे देना है। अब अगला आंसर देखते हैं हम। अगला है योर गिफ्ट प्लीजेज मी, ये डायरेक्ट है,
ये है एक्टिव वॉइस, यानी कि तुम्हारा गिफ्ट जो है मुझे प्लीज़ करता है, मुझे मतलब तुम्हारे गिफ्ट ने बहुत अच्छा फील करवाया है, इसी का यही मतलब यहाँ पे लिखा है योर गिफ्ट प्लीजेस मी। अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में करूँ तो इस तरह से होगा आई एम प्लीज्ड बाय योर गिफ्ट, कि मैं जो है बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हो गई तुम्हारे गिफ्ट से, प्लीजेस की जगह प्लीज्ड आ जाएगा, तो ये फ़र्क है, सही है इसमें। यहाँ पे आके हमारा जो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ख़त्म हो जाता है, और हमारी आखिरी जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो है नरेशंस का, कि हमने नरेशंस को चेंज करना। नरेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे कॉमा लगे होंगे जिन सेंटेंसेस में, यानी कि अगर आपको सवाल ऐसा आया जिसमें कॉमा होगा, उसमें कॉमा हटा के आपने जवाब देना है, या अगर किसी सेंटेंस के अंदर, या अगर किसी सेंटेंस में कॉमा नहीं मौजूद तो उनमें कॉमा लगाना होता है। वैसे तो देखें यहाँ पे जितने सवाल है ना उन सब के अंदर कॉमा मौजूद है, तो आपको सारे कॉमा वाले ही सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको पेपर में विदाउट कॉमा वाला आ गया, ठीक है, फिर तो आपको यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, अक्सर ये पेपर में कॉमा के साथ ही आपको सवाल पूछते हैं। तो ये जो सवाल पूछे गए हैं ना एनुअल 2024 में, वो मैंने यहाँ लिखे हैं, इन सब में आप देखें ये जो कॉमा बने हुए हैं इनको हमने चेंज करना सेंटेंस में। अब कैसे चेंज करना है वो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा गया इस बॉक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझाने का इजी तरीका, कॉमा और क्विट्स हटा दो। यानी कि अगर आप किसी सेंटेंस में कॉमा लिखा होगा, यानी कि क्वेश्चन में कॉमा लिखा होगा, आपको आंसर देते हुए कि कॉमा हटा देने हैं, सही है। टेंस बदल दो, यानी कि अगर वो कॉमा के अंदर जो बात बोली गई है वो प्रेजेंट टेंस में बोली गई है तो आपने उसके अंदर पास्ट का यूज़ करना है अगले सेंटेंस में, यानी कि अपना आंसर देते वक्त आपने प्रेजेंट वाले वर्ड्स नहीं यूज़ करने, पास्ट वाले यूज़ करने। जैसे कि अगर ऊपर कॉमा के अंदर अल्फाज में ब्रेक अगर आया है तो नीचे अल्फाज में ब्रो का आप लिख दें, पास्ट टेंस, सॉरी अपना पास्ट टेंस का यूज़ कर लें। जैसे कि अगर कॉमा वाले सेंटेंस में विल का यूज़ होगा तो अगर आप आंसर देंगे तो आंसर देते वक्त वुड यूज़ हो जाएगा। अब आंसर कैसे देंगे वो भी आपको साथ साथ समझाऊंगी, बट पहले आप बॉक्स को समझ लें कि जब आप कॉमा हटाएंगे तो हमने टेंसेस बदलने हैं, यानी कि प्रेजेंट की जगह आपने पास्ट के फॉर्म को यूज़ करना है। प्रोनाउंस भी बदलने हैं, जैसे कि आई की जगह हमने ही, शी, यू, आई, मी, दे, इस तरह के अल्फाज यूज़ कर देने हैं, सही है। सेंटेंसेस के टाइप देखो, पहले नॉर्मल बात होगी, शी सेड, क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड में रिक्वेस्टेड, ऑर्डर एडवाइज एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, हरा, अलास, एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड सॉरो। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो यहाँ पे मैंने बॉक्स लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी क्यों है? ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ज़रूरी बातें बोली जा रही हैं। अगर एक सेंटेंस में ना नॉर्मल बात बोली जा रही है, यानी कि किसी ने फलां बंदे के बारे में कोई नॉर्मल बात बोली, कुछ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, सिंपल सी बात बोली जा रही है, तो उसमें आपने सेड दैट का सेंटेंस यूज़ करना है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन का यूज़ हो रहा है, यानी कि एक सेंटेंस में एक बंदा दूसरे बंदे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, या आपको लग रहा है कि सेंटेंस में कुछ सवाल पूछा जा रहा है, तो उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उस सेंटेंस के साथ आपने आस्क्ड लगाना है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको लग रहा है कि एक बंदा दूसरे बंदे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ से गुजरने दो या मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो, तो उस सेंटेंस के साथ आपने रिक्वेस्टेड करके चेंज करना है, सही है। अगर किसी सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि उसमें ऑर्डर या एडवाइस दी जा रही है, यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे को मशवरा दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो उस सेंटेंस को जब आप चेंज करेंगे तो एडवाइस हो जाएगा एडवाइज्ड, यानी कि एडवाइस वाले सेंटेंस को जब आप चेंज करेंगे तो वो एडवाइज्ड हो जाएगा। और अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिख रहा है जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी कि हुक्म दिया जा रहा है एक बंदे को, तो आप उसमें जब उस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो वो ऑर्डर्ड हो जाएगा, सही है। अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें हुरा या अलास है, हुरा मीन्स जिसमें एक बंदा बहुत एक्साइटेड हो, अलास मीन्स कि अफसोस कर रहा हो, यानी कि ऐसे सेंटेंस हो जिसमें हुरा या अलास का लफ्ज़ यूज़ हो, तो ऐसे दोनों अल्फाजों के लिए आपने, सॉरी दोनों के लिए नहीं, यानी कि हुरा एक्साइटमेंट के लिए होता है ना, तो हुरा के लिए आप जब चेंज करेंगे तो उस सेंटेंस के साथ आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। लेकिन अगर उसी सेंटेंस के अंदर खुशी की बजाय गम हो, अलास हो, कोई दुख की बात बोली जा रही हो, तो उसको जब आप चेंज करेंगे तो आप सॉरो का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, सही है। तो ये जो पोर्शन यहाँ पे मैंने लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपने सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, सही है। यहाँ पे हमारा पहला है ही सेड आई विल ग्लैडली अकम्पनी यू। इसने कहा है कि मैं तुम्हें कंपनी करूँगा, यानी कि मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में जाके सफ़र करूँगा या तुम्हारे साथ कहीं वॉक पे जाऊँगा, यानी कि उसको कंपनी दे रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप चेंज करोगे तो कैसे लिखोगे? इसमें नॉर्मल बात हो रही, कोई रिक्वेस्ट नहीं हो रहा, कोई आपको जो है ऑर्डर नहीं दे रहा, कोई रिक्वेस्ट नहीं हो रही, ना ही कोई इन्जॉयमेंट वाली बात हुई है, ना ही कोई अफसोस वाली बात है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो उसको आप कैसे चेंज करोगे? आप ही सेड एज यूजुअल ही सेड लिख दोगे यहाँ पे,
आई विल ग्लैडली अकम्पनी यू की जगह आप कहोगे ही सेड दैट ही वुड ग्लैडली अकम्पनी मी। यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे इनडायरेक्टली बात बोली जा रही है, यानी कि घुमा के बोली जा रही है। उसको अपने डायरेक्ट वे में इस तरह से बोलना है कि आपने कहना है कि ही सेड ही वुड, यानी कि वो कह रहा है कि वो मुझे अकम्पनी करेगा। विल की जगह आपने वुड लगा देना है, यानी कि पास्ट वाले अल्फाजों का यूज़ करना। जो विल है वो हम प्रेजेंट वाले अल्फाजों में यूज़ करते हैं, यानी कि आज जो मैं बात करूँगी या आज जो काम करूँगी उसमें विल का यूज़ होगा। लेकिन अगर मैंने कोई बात माजी की करनी है तो उस माजी वाले अल्फाज में विल की जगह वुड यूज़ होगा। सही है। तो यहाँ पे ये पहला वाला सेंटेंस लिखा है कि ही सेड आई वुड ग्लैडली अकम्पनी यू, यानी कि अगर मैं इसको उर्दू में बोलूँ तो कैसे होगा। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, यानी कि यहाँ पे वो अपने आप को कह रहा है, दूसरा बंदा। सही है। तो जब ये आप चेंज करेंगे तो आपने आई की जगह ही को ही कंटिन्यू रखना है, यानी कि जब आप आंसर देंगे जिसमें आप ये कॉमास अगर हटा देंगे तो आई की जगह आपने ही लिखना है। अगर यहाँ पे शी लिखा होगा तो यहाँ पे भी आपको शी लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको इनडायरेक्टली की बजाय डायरेक्ट बात अगर बोलनी है तो यहाँ पे आई यू ये सब हटा के अगर उस बंदे के बारे में आपने बताया तो ही सेड दैट ही वुड ग्लैडली अकम्पनी मी। ठीक है। और विल की जगह वुड लगा देना है, मतलब पास्ट टेंस में बात करनी है। अब दूसरा हम देखते हैं। द ओल्ड रैट सेड हु विल बेल द कैट, यानी कि एक पुराना चूहा कह रहा है कि कैट की घंटी कौन बजाएगा। मतलब ऐसी मजाक में बात लिखी गई है कि एक पुराना चूहा कह रहा है कि बिल्ली की घंटी कौन बजाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा। द ओल्ड रैट आस्क्ड हु वुड बेल द कैट। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आस्क्ड का जिक्र क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है एंड पे, यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको इस सेंटेंस के अंदर आपको एंड पे एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा इस तरह से। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो चूहा है, जो रैट है, वो एक सवाल पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम आस्क्ड कहेंगे, यानी कि सेट की जगह अब आस्क्ड आएगा। जैसे मैंने इस बॉक्स में बताया था कि ये जो चीज़ें हैं आप गौर से याद रखें। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका अगर आप चेंज करेंगे सेंटेंस तो उसके साथ आस्क लगाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही हो रहा है कि अगर ओल्ड रैट कोई बात बोल रहा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आप जब चेंज करेंगे तो उसके साथ आप आस्क लगा देंगे। ठीक है। बाकी सेंटेंस सेम ही होगा बट यहाँ पे चेंजेस आएंगी आस्क की। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही सेड आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं इस आदत का नहीं हूँ कि मैं झूठ बोल दूँ, यानी कि ये झूठ बोलने वाला इंसान नहीं है। तो ये बता रहा है कि मेरी आदत ही नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ। ही सेड दैट ही वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। अब यहाँ पे देखें ही सेड दैट ही, अब आई एम की जगह आपने ही लगा देना है, लेकिन यहाँ पे वॉज का यूज़ होगा क्योंकि हमने सेकेंड लाइन में हमेशा पास्ट में इसको लिखेंगे। पास्ट मीन्स कि जो बात माजी में बोली जाती है तो उसके अंदर वॉज का यूज़ होगा, शुड बी का यूज़ होगा, वुड का यूज़ होगा, तो इसलिए यहाँ पे वॉज मैंने लगाया। आई सेड टू हिम ही विल बिट्रे यू। मैंने उससे कहा कि वो तुम्हें धोखा देगा। मैंने आई की जगह मैंने उससे कहा कि वो तुम्हें धोखा देगा। अब इसको कैसे आप चेंज करेंगे कि आई सेड हिम की जगह आप बोलेंगे आई टोल्ड हिम। आई सेड टू हिम की जगह होगा आई टोल्ड हिम दैट ही वुड बिट्रे यू। आई टोल्ड हिम दैट ही वुड बिट्रे यू। अब यहाँ पे ही वुड बिट्रे यू एज इट इज़ ही आएगा। सही है। ही विल की जगह वुड आ जाएगा क्योंकि पास्ट में आप कर रहे हैं तो विल की जगह वुड आ जाएगा। बस इतना चेंजेस इस वाली लाइन में होगी और इस लाइन में ये चेंजेस होगी कि सेट की जगह टोल्ड आ जाएगा। सही है। क्योंकि पास्ट टेंस में जब आप करोगे ना इसको चेंज तो सेट की जगह वो टोल्ड हो जाता है। आई सेड टू हिम प्लीज़ गिव मी दिस पेन। मैंने उससे कहा कि प्लीज़ गिव मी दिस पेन। अब देखिए यहाँ पे प्लीज़ अगर बोला जा रहा है तो वो रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करने को हम हमेशा प्लीज़ का सेंटेंस अगर किसी वर्ड में आ जाए तो वो रिक्वेस्ट होता है। तो आप इसको अगर चेंज करेंगे तो ये होगा आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी दैट पेन। अब आपने लिखना है आई सेड की जगह यहाँ रिक्वेस्टेड डाल देना है टू हिम, टू हटा देना है तो हिम डाल देना है। ठीक है। आई रिक्वेस्टेड हिम। ठीक है। टू गिव मी, अब प्लीज़ की जगह गिव, अभी जो टू यहाँ पे आया वो गिव से पहले आ जाएगा। सही है। टू गिव मी दैट पेन, दिस की जगह दैट पेन। सही है। अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी आप दिस पेन लिख सकते हैं। सही है। यहाँ पे आप दिस भी शक कर दें, लेकिन ये जो बाकी की चेंजेस है वो याद रखेंगे। जहाँ प्लीज़ आएगा वहाँ पे आई रिक्वेस्टेड हिम
टू गिव मी दिस पेन, बस इतना सा चेंजेस करना। दैट की जगह दिस भी दे सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। बट जो स्टार्टिंग है उसको थोड़ा गौर से करिएगा कि प्लीज़ आएगा तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड लिखना होता है, जैसे मैंने इस बॉक्स में बताया था। अब अगला देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट पे फुल अटेंशन टू योर स्टडीज़। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि अपनी पढ़ाई पे पूरी तवज्जो दें। तो इधर कैसे होगा कि द टीचर सेड, अब यहाँ पे टीचर क्या कर रही हैं, बच्चों को मशवरा दे रही है ना, तो यहाँ पे सेट की जगह एडवाइस्ड आ जाएगा, सही है। सो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब जब चेंज करेंगे तो इस तरह से होगा द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू पे फुल अटेंशन टू देयर स्टडीज़। अब यहाँ पे आप चेंजेस देखते हैं, पे एज इट इज़ आ गया, फुल एज इट इज़ आ गया, अटेंशन भी फुल आ गया, टू एज इट इज़ आ गया। अब योर की जगह यहाँ पे देयर स्टडीज़ आ गया। यहाँ पे देर क्यों लिखा है कि टीचर कहना चाह रही हैं, अब यहाँ पे इनडायरेक्टली बात हो रही है ना कि बच्चों को बोल के करिए, यू करके बोल रही है। अब यहाँ पे यू की जगह आपने देर लगा देना, सही है। कि द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू पे फुल अटेंशन टू देयर स्टडीज़, ठीक है, कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। अब योर तब आप यूज़ करते हैं जब आप इस तरह से कॉमा में लिखते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्ट बात बोलते हैं ना तो उसके अंदर योर की जगह देर यूज़ होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। कैप्टन ने खुशी से कहा, हुर्रा मीन्स खुशी से कहा कि हम मैच जीत गए हैं। अब यहाँ पे खुशी आ गई है, तो यहाँ पे आप मेरा बॉक्स देखें तो मैंने कहा है कि हुर्रा के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा। अगर अलास अफसोस का जिक्र किया जा रहा है तो वहाँ पे सौरो का यूज़ होगा, सही है। तो अगर हुर्रा आया है तो आपने एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। तो यहाँ पे चेंजेस कैसे हुई हैं, आपने लिखना है द कैप्टन एज इट इज़ आ जाएगा। जहाँ पे सेट आता है वहीं पे आप नोट करें कि चेंजेस होती हैं। अब जहाँ पे सेट यूज़ हो रहा है और उसके बाद हुर्रा यानी कि किसी बात पे इंजॉय किया जा रहा है, तो यहाँ पे होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि सेट की जगह इधर आएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद आएगा दैट डाल देना है, दैट दे हैड वन द मैच। तो यहाँ पे एंड पे जाके इधर चेंजेस हो जाएंगे कि वी हैव वन द मैच की जगह यहाँ वी से पहले आपने दैट लगा देना, दैट दे हैव वन द मैच, यानी कि उन्होंने मैच जीता, तो वी की जगह दे यूज़ होगा। तो बस इतनी सी चेंजेस है इसमें। तो इस तरह से आपने ग्रामर के पोर्शन को याद रखना है। तो ये जो जितना कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया, ये सारा कुछ वीडियो के एंड पे इनकी पिक्चर्स लगा दूंगी ताकि आपको जो है ये सारा कुछ समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो ऐसे राइटिंग है और लेटर और एप्लीकेशन का पैटर्न है वो इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियोज़ में मैं समझाऊंगी और साथ पैटर्न भी लगा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।